नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुण अवगुण सब जानत हुई नामक छंद में कितने वर्ण और कितनी मात्राएं हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, जब समझ लेंगे तो बेहतर करेंगे। सबसे पहले छंद की ही बात कर ली जाए तो ये जो छंद है इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। कहाँ है? ऋग्वेद में। और इसके आदि प्रणेता कौन है? तो पिंगल ऋषि माने जाते हैं। पिंगल ऋषि या पिंगल मुनि, ठीक, तो पिंगल मुनि माने जाते हैं, ठीक। और छंद में क्या होते हैं? पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। यही पद क्या करते हैं? चरण का निर्माण करते हैं। पद को ही क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। और सामान्यतः छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, ठीक। किसी किसी में जैसे छप्पे हो गया, कुंडलिया हो गया, उसमें बढ़ भी सकते हैं, नहीं तो अमूमन 4 ही माने जाते हैं। 4 चरण होते हैं, तो ठीक। उसके बाद छंद के 4 चरण होते हैं। फिर छंद कितने प्रकार के होते हैं, सवाल ये भी उठता है। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? वर्णिक होता है, और दूसरा क्या होता है? मात्रिक होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। जब इतना हम समझेंगे तभी यहाँ मात्राओं से संबंधित हम सवाल सही कर पाएंगे, और हम पहचान पाएंगे कि कौन सा छंद है, कौन सा नहीं छंद है, कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा विषम मात्रिक। तो ये जो वर्णिक छंद होते हैं ये क्या होते हैं? ये वर्णों के आधार पे होते हैं। वर्णिक छंद वर्णों के आधार पर, अर्थात इसमें सिर्फ वर्णों की संख्या गिनी जाती है। कितने वर्ण हैं बस वही गिना जाएगा, उसी को गिनकर पता लगा लिया जाएगा कि ये वर्णिक है कि मात्रिक है। तो जैसे वर्णिक छंद के उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या है? सवैया है और कवित्त है। कवित्त को ही क्या कहते हैं? घनाक्षरी कहते हैं। घनाक्षरी, ठीक। घनाक्षरी या कवित्त में जो होता है, इसके प्रत्येक पद में कितने मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं लगभग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं, तो वर्णिक छंद में, वर्णिक में भी ये सममात्रिक हैं, ये भी ध्यान देना। अभी हम बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, वर्णिक फिर मात्रिक। मात्रा में क्या होता है कि मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे। अब जैसे ही मात्रा की बात आई तो छंद में अब देखा जाए कि मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर छंद, उसके बाद छंद की मात्रा। तो छंद में मात्राएं 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ह्रस्व और दूसरी होती है दीर्घ। ह्रस्व को ही क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो अमूमन क्या जाना जाता है, जो छंद में मात्राएं जानी जाती हैं वो लघु और गुरु के ही नाम से जानी जाती हैं। ये जो ह्रस्व होता है इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं? तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये हो गया। और इसके साथ में क्या होता है? अर्धबिंदु भी होता है। ये किस में गिना जाता है? इसी में गिना जाता है। दीर्घ में क्या होता है? सारे दीर्घ स्वर जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और अ। इसके अलावा क्या गिना जाता है? प्लस अनुस्वार, ये अनुस्वार भी गिना जाएगा। और क्या गिना जाएगा इसके अलावा? अंतस्थ भी गिना जाएगा। अंतस्थ और क्या गिना जाएगा? विसर्ग भी।
ठीक, तो इस तरीके से। और एक बात, ह्रस्व की संख्या कितनी मानी जाएगी? एक मानी जाएगी, मात्रा में एक माना जाएगा। जो इस तरीके से सिंबल होगा, अर्थात एक मात्रा मानी जाएगी। जहां ह्रस्व रहेगा वर्ण वहां क्या माना जाएगा? एक मात्रा मानी जाएगी। और जहां दीर्घ रहेगा वहां क्या माना जाएगा? 2 बार गिना जाएगा। और उसको इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। तो ठीक, ये ध्यान देना, दीर्घ को इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, ह्रस्व को इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो इन मात्राओं को, इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं ये वाला सवाल, अगला वाला। तो अगला वाला सवाल क्या है? तो ये सवाल कह रहा है, यमाता राज भानस लगा सूत्र है। तो छंद में गणों से संबंधित, गणों के उलट फेर से ही छंदों का निर्माण होता है। लगा में ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। तो ये सभी सही है। तो इसका थोड़ा सब जान गए आप। अब हम आते हैं इसके आधार पे यहां पर। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहां लिख रहा है क्या, यह माता राजभानस लगा। बहुत धीरे धीरे पढ़े तभी समझ पाएंगे आप लोग। तो यह माता राजभानस लगा, यहां पर ये जो यह है इससे क्या बन जाएगा? यगण। यगण, गणों की संख्या कितनी है? 8। तो कैसे बनेगा 8? इसी सूत्र से बनेगा। अब फिर यह के बाद क्या आ रहा है? मा आ रहा है। तो फिर म से हम लेंगे क्या? मगण। यगण के बाद मगण। फिर मगण के बाद क्या आ रहा है? म के बाद क्या आ रहा है? त आ रहा है। तो फिर हम लेंगे क्या? तगड़। सब में गण लगाते जाएंगे। फिर अभी हम समझते हैं। फिर उसके बाद र आ रहा है। तो फिर क्या होगा? रगड़, यहां रगड़। फिर ज आ रहा है, जगण। जगण। फिर क्या आ रहा है? भ आ रहा है, तो भगण। फिर क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो नगड़। फिर क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो सगड़। अब इस तरीके से आपने देखा कि यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगण, नगड़ और सगड़, ये क्या है? ये 8 क्या है? गण है। छंद में 8 ये गण है। अब इन्हीं के गणों से कैसे मात्राओं की गिनती होती है हम देखते हैं। अब जैसे ये यगण है, यह है, इसी यह में इसके आगे के 2 अक्षर आप जोड़ दो तो क्या होगा? यह माता हो जाएगा। समझ में आया? यह माता कैसे बना? ऐसे देखो यहां पर, यहां देख लो, यह माता। ठीक, तो यह तो यहां था ही यगण, और इसके आगे क्या है? ये माता है। तो इसी 2 शब्द को, अक्षरों को, वर्णों को हम क्या किए? इसमें जोड़ दिए। तो क्या बन गया? यह माता। अब जैसे मां है, तो मां के भी आगे के 2 शब्दों को जोड़ दो। तो अब यहां मां के आगे 2 शब्द कौन कौन से? तार है, तो मां तार, मातार। ठीक, फिर तगड़ आता है, तो तगड़ के आगे भी 2 अक्षर जोड़ दो। कौन कौन से? राज हो गया, तो ता रा ज, ताराज हो गया। फिर अब रगड़ आ रहा है, तो रगड़ के आगे के जो र है, इसके आगे के 2 शब्द जोड़ दो तो क्या है? राज और भ, रा ज और भ। ध्यान से देखिएगा इसको, भ। फिर क्या कह रहा है? जगड़, ज भा न। तो यहां पर क्या करो आप? ज भा न। फिर 2 शब्द लो, आगे के वर्ण लो, तो फिर भा के बाद भा न और स, तो फिर भानस, भानस। फिर नगड़, तो फिर न स ल, तो फिर यहां क्या होगा? नसल। फिर
स ल और गा, स ल गा। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये बना। य से बना यगण, म से बना मगड़, त से बना तगड़, र से बना रगड़, ज से बना जगड़, भ से बना भगड़, और न से बना नगड़, स से बना सगड़। और ये ल और ग क्या है? तो ल और ग में ल और ग को छंद शास्त्र में क्या कहते हैं? दशाक्षर कहते हैं। क्यों दशाक्षर कहते हैं? क्योंकि ये 9वें और 10वें अक्षर में आते हैं। और ये क्यों लगाया गया यहाँ पर? इसी जो है गणों को बनाने के लिए उसे जोड़ा गया है ताकि यहाँ पर बने। अब ये जो गण हैं, इन्हीं के गणों के उलटफेर से ही क्या होता है? छंदों का निर्माण होता है और यहीं से मात्राएं बनती हैं। आइए देखते हैं मात्रा कैसे बनेगी। तो हमने क्या बताया आपको कि लघु वर्ण के लिए क्या करेंगे? एक मात्रा की गिनती करेंगे, और एक मात्रा की गिनती जो करेंगे वो कैसे रहेगा? इस तरीके से लिखेंगे हम। दो मात्रा की गिनती जो दीर्घ होगा, दीर्घ के लिए हम क्या करेंगे कि इस टाइप के एस टाइप को बनाएंगे और इसे हम 2 मानेंगे। ठीक, इसे 1 मानेंगे, एक मात्रा गिनती होगी, इससे 2 मात्राओं की गिनती होगी, यानी दीर्घ की गिनती होगी। तो आइए गिनते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो ये यह है, क्या है? ये यह है। तो ये क्या है? ये लघु है, छोटा है। तो छोटा को हम बताएं आपसे क्या कि हम 1 गिनेंगे, तो 1 गिन लिए। फिर ये माँ है, माँ में आ की मात्रा लगी है। यहाँ आ देखिए, तो आ क्या है? माँ क्या है? दीर्घ है। तो दीर्घ के लिए क्या बताए थे हम कि 2 मात्राओं को गिनेंगे, अर्थात ये क्या होगा? एस टाइप का लिखेंगे हम। तो यहाँ माँ के लिए क्या लिखेंगे हम? ऐसे। ठीक, फिर जो है ता है, उसी तरीके से ता भी क्या है? इसमें भी 2 मात्रा लगी है, तो क्या लिखेंगे? इस तरीके से ता लिख दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये माता का हो गया। हाँ, इसको जैसे शब्द में बनाए तो क्या हो जाएगा? बहाना कर लो, मान लो बहाना। तो बहाना में क्या हुआ? ब क्या है? हस्व है, हस्व की 1 मात्रा होगी। और हा क्या है? हा में दीर्घ है, दीर्घ में 2 मात्रा गिनी जाएगी, और ना में दीर्घ। तो इसका भी क्या बनेगा? अगर आप बनाएंगे तो यही बनेगा। ठीक, तो यानी अगर पूरी मात्राएं अगर इस शब्द की गिनी जाए तो कितनी है? तो इस शब्द की पूरी मात्राएं 1 2 1 3 2 5। अर्थात हमने क्या बताया आपसे कि हस्व को 1 गिना जाएगा, दीर्घ को 2 गिना जाएगा। तो इसलिए ये जो होगी वो क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये क्या होगा? 2 होगा। ये क्या होगा? 2 होगा। इस तरीके से जो इस शब्द में, पूरे शब्द में पूरी मात्राएं अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी? 5 मात्राएं होंगी। ठीक, उसी तरीके से इसमें क्या होगा? मातार में, मातार में क्या होगा? यहाँ पे 2 मात्रा है, दीर्घ है, फिर ता भी दीर्घ है, र क्या है? लघु है। तो इस तरीके से बनेगा। तो जैसे यहां अगर अक्षर 1 बनाना हो तो क्या बनेगा? नाराज कर सकते हो आप, नाराज। ठीक, अब फिर दूसरा इसमें भी क्या है? इसी तरीके का बनेगा। ता में दीर्घ है, रा में भी दीर्घ है, ज में क्या है? ये है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका भी कोई शब्द आप बनाने की कोशिश करो, तब तक अभी हम बताते हैं। ज में, रा में क्या होगा? दीर्घ है, ज क्या है? लघु है, और भ क्या है? लघु है। तो क्या बन जाएगा? साहस यहां बना सकते हो आप, साहस। अर्थात ये बड़ा है और ये लघु है दोनों। ठीक, फिर क्या है? जभान। जभान में क्या होगा? पहले लघु है, तो यहां लघु लघु के लिए 1 मात्रा हो गई, फिर भा के लिए 2 मात्रा हो गई, फिर लघु मात्रा हो गई। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है? भगड़। भगड़ में भानस। भानस में यहाँ पे क्या होगा? पहले 2 दीर्घ है, फिर हस्व है। तो इस तरीके से। ठीक, ये भानस भी हो गया। फिर यहाँ क्या है? 1 1 मात्रा है, तो 1 1 हो गया। जैसे क्या हो गया?
नयन कर लो यहाँ। ठीक, यहाँ पे क्या है, ह्रस्व ह्रस्व और फिर दीर्घ, तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, कमला कर लो। ठीक, इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। हाँ, यहाँ भी साहस बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, जहाज बन जाएगा। मान लो जैसे पहला लघु, दूसरा दीर्घ, फिर लघु। तो इस तरीके से मात्राओं की गिनती होती है। तो आइए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा अगर मात्रा क्लियर हो तो सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है कि गुण अवगुण सब जानत हुई। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि छंद में कितने वर्ण और कितनी मात्राएं हैं। तो आइए हम देखते हैं कितने छंद और कितनी मात्राएं हैं और गिनने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से आप जब देखेंगे तो आपको बहुत बारीक से समझ में आएगी। हाँ देखिए, गुण अवगुण सब जानत हुई। अब यहाँ पूछ रहा है कि नामक छंद में कितने वर्ण कितनी मात्राएं हैं। तो हमने आपसे क्या बोला था कि वर्णों को गिनने के लिए मात्राओं को हटा दिया जाता है। हम मात्रा नहीं गिनते, सिर्फ वर्ण गिनते हैं। तो वर्ण गिनेंगे तो पहला वर्ण क्या है, ग है। दूसरा वर्ण पहला ग है, दूसरा क्या है, न है। तीसरा क्या है, अ है। चौथा क्या है, व है। पांचवा क्या है, ग है। छठा क्या है, न है। फिर सातवां क्या है, श है। आठवां क्या है, ब है। नौवां क्या है, ज है। 10वां क्या है, न है। 11वां त है। और 12वां क्या है, तो 12वां क्या है, ह है। 13वां क्या है, ई है। तो हमने क्या बताया था आपसे कि जो वार्णिक होंगे वो वर्णों के आधार पे, अर्थात उनके सिर्फ वर्ण गिने जाएंगे, मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो ये वर्णों के आधार पे हो गए। तो अर्थात जो हमारे छंद में वर्ण कितने होंगे, तो वर्णों की संख्या कितनी मिली, एक ये हो गया ग, एक ये हो गया न, एक ये हो गया अ, एक ये हो गया व, ग, न, स, व, ज, न, त, ह और ई। इस तरीके से जो वर्णों की संख्या हुई कितनी हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कहने का मतलब है कि जो वर्णों की संख्या हुई वो कितनी हुई, 13 हुई। अब आइए हम मात्रा गिनते हैं। यहाँ पर देखिए मात्रिक, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा हम आपको क्या बताए कि जो ह्रस्व होगी उसके लिए एक मात्रा की गिनती करेंगे और जो दीर्घ होगा उसके लिए 2 मात्राओं की गिनती करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ गुण है, गुण है तो गुण में क्या है, ये मतलब छोटा ऊ है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए छोटा ऊ है ये। तो ये क्या है, ह्रस्व है अर्थात लघु है। तो लघु में क्या होगा, एक मात्रा होगी। तो इसके लिए क्या गिनेंगे, एक मात्रा। न क्या है, एक मात्रा गिनेंगे इसको भी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब फिर कह रहा अवगुण। अवगुण का अ क्या है, ह्रस्व है अर्थात लघु है, तो एक मात्रा। वह भी लघु है, एक मात्रा। फिर गु आ गया, छोटा ऊ लगा है, फिर एक मात्रा। फिर न, एक मात्रा। फिर सब, एक मात्रा। फिर ब, एक मात्रा। फिर अब जा आ गया, जा आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, बड़ा आ। अर्थात हमने क्या बोला कि जहाँ दीर्घ होगा वहाँ 2 मात्राओं का प्रयोग करेंगे और उन 2 मात्राओं के लिए जो चिन्ह प्रयोग होगा ये होगा। आपको बताए थे इस टाइप का। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे इस चिन्ह से, संकेत से। उसके बाद फिर हम जब गिनती करेंगे तो इसको 2 गिनेंगे। फिर न क्या है, लघु है तो 1 गिनेंगे, त लघु है तो 1 गिनेंगे। अब फिर हो ई, हो में ओ आ रहा है। ओ कहाँ है, यहाँ। ये क्या है, दीर्घ है अर्थात गुरु है। तो गुरु क्या होगा, 2 होगा। इसको सिंबल ये ऐसे बनेगा। ठीक, उसके बाद फिर बड़ी ई लगी हुई है। तो बड़ी ई जब लगी हुई है तो ये क्या है, बड़ी ई क्या है, गुरु है। तो गुरु है तो ये भी 2-2 गिना जाएगा, अर्थात हो और ई क्या है, डबल डबल। अब समझ में आया। तो जो अब गिन लेते हैं मात्रा कितनी है, 1 2
3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 13 2 15। एक 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं हैं। ठीक, तो ये मात्रा कितनी है? 16 है। अर्थात हमने बताया आपसे कि लघु के लिए एक मात्रा की गिनती करेंगे जिसको हम पाई की तरह खींचेंगे इस तरीके से, और दीर्घ के लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे जिसके लिए हम सिंबल लगाएंगे इस तरीके से। तो अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी वो संख्या में 1 की गिनती होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो संख्या में कितनी होगी? 2 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से वर्ण और मात्राओं को गिना जा सकता है। तो जिसमें सिर्फ वर्णों को गिना जाएगा वो क्या होगा? वारणिक होंगे। और वारणिक छंद कौन कौन से हैं? तो सवैया है और कवित्त है। कवित्त को ही क्या कहते हैं? घनाक्षरी कहते हैं। और ये कैसे हैं? अब थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि जो ये सवैया और वारणिक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये जो छंद है, छंद कितने? 2 वारणिक और मात्रिक। तो वारणिक मात्रिक को आपको हमने समझा दिया। तब वारणिक में भी 3 हैं। कौन से? सम वर्णिक, अर्धसम और विषम। ठीक, और इसमें क्या है? मात्रिक में भी सम है और अर्धसम है और विषम है। इसमें जो विषम होगा, विषम कौन कौन से हैं? छप्य और कुंडलियां। उदाहरण आप जानते रहिए बस, छप्य और कुंडलियां। और ये जो कुंडलियों का निर्माण होता है किसके किसके माध्यम से होता है? तो ये जो कुंडलियां हैं, ये कुंडलियां ये मिल के बनता है किससे किससे? रोला और दोहा से। ठीक, इससे मिलके क्या बनता है? कुंडलियां बनता है। ठीक, और अब यहां देखो सम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? तो चौपाई, चौपाई आता है। चौपाई में चारों चरण में मात्राएं क्या होती हैं? समान होती हैं। चौपाई के चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसीलिए क्यों कहा गया? सम मात्रिक कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मात्राएं क्या हैं? 16-16 के उसमें आएंगे। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। और कितने चरण होते हैं चौपाई में? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये, उसके बाद बात आती है गीतिका की। गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 26 मात्राएं होती हैं गीतिका के आप में। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है गीतिका में? 26 मात्राएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि ये भी क्या है? सम मात्रिक छंद है। ठीक, सम मात्रिक छंद, यहां से ऐसे जोड़ो, सम मात्रिक फिर छंद, ऐसे पढ़ो, सम मात्रिक छंद। फिर हरि गीतिका आता है। हरि गीतिका, हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं।
अब यहाँ बात आती है किसकी, ये अर्ध सममात्रिक की। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं, तो दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। उल्लाला तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, इसके प्रथम और तृतीय चरण में समान मात्राएं होती हैं, चतुर्थ और द्वितीय और चतुर्थ में समान होती। तो प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती, प्रथम में 11-11, प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है कि प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्रा होती है, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्रा होती है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते, कोड भी बना सकते हो, 1311 दोहा और 1113 सोरठा। तो ये बात अर्ध सममात्रिक की बात की जाए तो कौन कौन से आएंगे, दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। ठीक, अब यहां पे हम वर्णिक की बात कर लेते हैं। वर्णिक में हमने आपको बताया क्या आएगा, सवैया और कवित, कवित या घनाक्षरी। ठीक, तो ये इस तरीके से ये हुआ। तो पूरा फॉर्मेशन एक तरीके से हमने आपको छंद को समझाने की कोशिश की, लगभग हर तरीके से कैसे आप छंद को, कैसे मात्राओं को गिनेंगे, कौन सा वार्णिक होगा और कौन सा मात्रिक होगा, तो कौन सा सममात्रिक होगा, कौन सा विषम मात्रिक होगा, कौन सा अर्ध सममात्रिक होगा, कौन समवर्णिक होगा, कौन विषम वर्णिक होगा, कौन अर्ध समवर्णिक होगा। तो इन सब बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। जहाँ तक अगर यहाँ से जितने भी सवाल आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, और आप मात्राओं को गिनकर आप जो है पहचान सकते हैं कि किसमें जो है चौपाई है, किसमें क्या है गीतिका है, किसमें क्या है हरिगीतिका है। ये मात्राओं के माध्यम से मात्रा बता दिए। अर्थात सममात्रिक छंद वो होंगे जहाँ पर प्रत्येक चरण में उनकी मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसे चौपाई में 4 चरण होंगे तो चारों चरण में मात्राएं क्या होंगी, समान होगी, अर्थात 16-16 मात्राएं होंगी। इस तरीके से गिन लेंगे। गीतिका में क्या होगा, 26-26 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। हर गीतिका में क्या होगा, 28-28 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। तो इस तरीके से आज हम ये कंप्लीट किए हैं। फिर कल जो है एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।